अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके हाजिर हूँ कई रोज के बाद। उरूबा जो है उन्हें आज कोई जरूरी काम था, तो अचानक आप किसी से कहें तो वो मुनासिब भी नहीं होता। और फिर मैंने रात, एक सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की, काफी चैनल्स में रही हैं, दाऊद के साथ भी रही हैं, आलिया शाह, उन्हें बहुत से लोग जानते हैं, व्लॉग करती हैं, तो रात गए उनके साथ भी मैंने प्रोग्राम कर लिया था। मगर कुछ चीजें अभी ऐसी हुई कि मैंने कहा कर ही लेते हैं, सोलो कर लेते हैं, अकेले कर लेते हैं बैठकर। बहुत बड़े पैमाने पे पूछा जा रहा था, यही हमारा असल मौजू है कि भाई ये पाकिस्तान इतनी बड़ी सालिशी कर रहा है तो इसको क्या मिलेगा कि ये इकोनॉमी में जाके कहीं ट्रांसलेट होगा, ये सारा खेल या नहीं होगा, पाकिस्तान कितना बेनिफिशियरी होगा और अमेरिका कितना हेल्प आउट करेगा, यूरोप जो है एप्रिसिएशन में क्या देगा कि इतना बड़ा तनाजा डाल दिया। अब वो तो तनाजा टला नहीं, जू का टू है और पाकिस्तान के किरदार पे निशानात भी पड़ने शुरू हो गए हैं। वो अपनी जगह, मगर समर आना शुरू हो गया है, फायदा मिलना शुरू हो गया है। क्या आपके नजदीक ये फायदा नहीं है कि हाई कोर्ट के जजेस को अपनी मर्जी से उठाकर उनके कभी कभी मामूली सा बोल लिया करते थे और हुकूमत के फैसलों पर एतराज किया करते थे। पटिशन में एक आजाद, खुद मुख्तार, गैर जानिबदार अदलिया का भरम रखने की कोशिश करते थे, एक तासुर देते थे कि पाकिस्तान की अदलिया भी कहीं इंसाफ कर सकती है। फिर उसमें भी देखें कि 5 जजेस को भिजवाना था। पहले तो जुडिशियल कमीशन के इजलास के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया बख्तियार साहब से कहा गया, याहिया बख्तियार कह रहा हूँ, याहिया अफरीदी साहब से, तो उन्होंने उसको तलब करने से इनकार कर दिया कि ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है और थिंग्स लाइक दैट। उसकी 2 इंटरप्रिटेशन की जाती है। एक तो ये कहते हैं कि जी उन्होंने अपने सर से बला टाली कि उनका नाम ना आए, मर्जी उनकी भी शामिल थी। दूसरे ये कि वो ये अपने गले ये फिल्म नहीं बांधना चाहते थे। बैरिस्टर गौहर के बयान से अंदाजा होता है कि वो चीफ जस्टिस के बयानिए नैरेटिव के साथ खड़े हैं कि ये सब कुछ गैर कानूनी है। अब सच क्या है, नियतों का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है, इसलिए शक करने का हमें भी कोई इख्तियार नहीं है। तो फिर जुडिशियल कमीशन अपने तौर पे बैठा, जो नजीर तारड़, आदम तारड़ जिसे कहते हैं, और एहसन भूम जो दलाल आजम है, बार की तरफ से हुकूमत का हिस्सा है, जो खरबोपति है। वो जिन हालतों में आया था कर लाहौर, वो उसके दोस्तों से पूछे, और आज वो जिस हालत में है, ये जो बार के इलेक्शन है, इस पर बहुत दफा हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये जजों को ब्लैकमेल करने के लिए, पावर गेन करने के लिए होते हैं और फिर अपनी मर्जी के फैसले लिए जाते हैं और मुकदमात की पेशियां उस हवाले से तारीखें ली जाती हैं। खैर वे हम उस तरफ नहीं जाएंगे। तो वहां पर भी एक खेल हुआ कि 5 जजों को फेंकना था, जिसमें मैं नाम अभी पढ़ के सुना दूंगा। जस्टिस बाबर सत्तार है, मोहसिन कियानी है और एक खातून है, कि उन पे 2 पर एतराज कर दिया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से कि इससे तासुर पैदा होगा कि जनाब तासुर बढ़ता गया है और सूबाइयत का एक उनसर निकल आएगा। उनमें तो एक शायद सुब्रो है, कोई जज सिंधी है वो, और एक कोई बलूची जज है। तो 3 का तबादला हुआ, 2 को रोक दिया गया पीपल्स पार्टी कहने पे, क्योंकि ये कौमी हुकूमत चलानी है। तो ये आपको समर मिलना शुरू हो गया है कि हमेशा से हम जैसे लोग बताते रहे, कोई मैं अनोखा नहीं हूं, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की जब जरूरत होती है तो एक कोई फील्ड मार्शल पैदा कर दिया जाता है, जियाउल हक की शक्ल में, मुशर्रफ की शक्ल में, अयूब खान की शक्ल में, कियानी की शक्ल में, राहिल शरीफ की शक्ल में, बाजवे की शक्ल में, और अब आसिम मुनीर की शक्ल में, जो शोहरत का कोई मौका नहीं छोड़ता, जो हर जगह मौजूद होता है, जहां उसकी गुंजाइश भी नहीं बनती। मोहतरम वहां भी
देखे जाते हैं जो आपको नजर आ रहा है। तो मतलब ये अदलिया जो 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम के बाद खत्म हो गई, बिल्कुल फारिग हो गई, अब इनसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही। मतलब कहीं कोई मूछ का बाल कहीं रह गया है या कहीं गर्दन पे कोई निशान नजर आ रहा है बालों का, और कान पे है वो भी नोच रहे हैं कि रह ना जाए कुछ, और कहीं से शुबह ना हो जाए कि ये मर्द का बच्चा है। शुबह की कोई गुंजाइश भी अगर कहीं है तो वो भी निकाल ली जाएगी। अच्छा, फिर दिलचस्प बात ये कि जो जज जा रहे हैं 3, एक पंजाब जा रहा है, एक सिंध हाई कोर्ट जा रहा है, और एक पेशावर जा रहा है, 3 जा रहे हैं ना। उनको भी वहां पर भी कहा गया है कि इनको मेन शहरों में, पेशावर में या लाहौर में, कराची में नहीं रहने देना है, इन्हें रिमोट एरिया में फेंकना है। जैसे सत्तार फारूक के बारे में बताया जाता है कि उसे बन्नू भेजेंगे पेशावर से, और एक को किसी को भावलपुर भेजेंगे, लाहौर हाई कोर्ट जो जा रहा है, उसको जो कराची जा रहा है उसे सक्खर में, टिंडो आदम में जो बेंच वगैरह होती है हाई कोर्ट की, वहां भेज देंगे। सजा है ना। और जुर्म क्या है कि आपने कहीं ना कहीं इंसाफ का तासुर पैदा करने की कोशिश की, आपने मजलूम का कहीं साथ दिया है, और आप वो इस जाबिर जालिम और इस गैर तस्लीम शुदा 47 फार्म की, 45 फार्म की हुकूमत के खिलाफ फैसले कर रहे हैं। इस सिनेरियो में आप सोच सकते हैं कि आपके यहाँ जो डिप्लोमेसी है या इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो आप काम आते हैं, वो ट्रांसलेट ऐसे ही होता रहा है। ऐसे तो नहीं पहुंच गए गुर्बत की लकीर में 50% से भी ज्यादा ऊपर, लोग तो इससे भी ज्यादा कहते हैं। और इसका नतीजा यह है कि आपको ताजा तरीन आपने सुन लिया होगा कि 3 साल की कोशिशों के बाद एक तरफ तो दावा यह है कि महंगाई तारीख के सबसे कम तरीन सतह पर आ गई है। मतलब झूठ ऐसे ही बेशर्मी से बोलते हैं कि कोई इनसे सीखे। मगर दूसरी तरफ बेसिकली तो इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए था ना, 10.5 पे लाए थे और उम्मीद था कि ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा। तो आज की ताजा तरीन खबरों में है मेरे ख्याल में कि 11.5% कर दिया गया, 10.5 से 1 पॉइंट खामोशी से बढ़ा दिया गया। और पेट्रोल की कीमत भी सुनते हैं कि बढ़ने वाली है, क्योंकि अमेरिका ईरान तनाज़ा तो कंटिन्यू जारी है और अभी दूर दूर तक कोई इम्कानात नहीं है। और बताने वाले ये बताते हैं, और अमेरिका से बैठकर बता रहे हैं, वेंडी शर्मैन जैसे जो असिस्टेंट फॉरेन सेक्रेटरी रह चुकी हैं, कि अमेरिका की शराइत पर डील नहीं होने जा रही। वल्लाह आलम बिस्सवाब। और नजर भी आता है वल्लाह आलम बिस्सवाब क्या कहने, कि स्टेट ऑफ हुर्मुज जो जंग से पहले खुली हुई थी बंद है, दोनों तरफ से बंद है। वो कहते हैं कि कोई LNG का कोई जहाज गुजर भी गया है, कैसे गुजरा है मैंने उस पर गौर नहीं किया। मगर जो शराइत रखी है ईरान ने वो सबके सामने आ गई है कि पहले मरहले में सिर्फ जंग पर बात होगी कि जंग बंदी मुकम्मल कैसे होगी, उसकी शराइत क्या होंगी, और हमारी शराइत ये होंगी कि आइंदा कभी जंग नहीं होगी, कोई हमला नहीं होगा ईरान के ऊपर, और हरजाना भी दिया जाएगा, वो जो पुरानी बातें हैं। और सेकंड उस पर हरमुज पे बात करेंगे कि उसमें ईरान की हेजमनी कैसे कायम रहेगी, टोल टैक्स कैसे मिलेगा। मतलब वो शराइत है जो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप 3 जन्म और ले ले तो पूरी नहीं कर सकते और ना करेंगे, क्योंकि फिर जो आलमी सुपर पावर का एक तस्वुर है और जो हकीकत है वो टूट जाएगा फौरन ही। फिर उसके बाद में न्यूक का जो एबिलिटी है उस पर बात करेंगे, जो ओबामा के दौर में 15 ईयर तक फ्रीज था। सॉरी, मेरे गले में अचानक खराश पड़ती है। तो वो अब 5 साल कहते हैं, ये कहते हैं सब कुछ वापस दे दो,
جو تمہارے پاس رہ ہی نظر آتی فوری طور پہ. ڈپلومیسی بیک ڈور پہ ہو رہی ہے, ہوتی رہے گی. اس میں جو سب سے اہم بات ہے, میں اسے یہیں ایلیبریٹ کر دیتا ہوں, کہ سب سے زیادہ خطرے میں نہیں کی تھی ورلڈ بینک, آئی ایم ایف. اگر ابھی امریکہ کو ہلکا سے بھی شبہ ہو جائے کہ یہ ہماری اسٹوج بننے کو تیار نہیں ہے, تو آئی ایم ایف کا پروگرام بند ہو جائے گا. آئی ایم ایف کا پروگرام بند ہوگا تو سب کچھ بند ہو جائے گا, کہیں سے کچھ نہیں ملے گا. کوئی امریکن الائنس میں جو مڈل ایسٹ سے پیسے آپ کو مل جاتے ہیں ایک چائنا کے علاوہ, کہیں سے کوئی رول اوور کے لیے بھی نہیں چھوڑے گا, کوئی آپ سے وعدے بھی نہیں کرے گا, آپ کا ڈیفینس معاہدہ بھی ایسی رکھا رہ جائے گا. پھر ایران جو آپ کا پڑوسی ہے, آپ کے ریلیجین اور کلچرل ریلیجیس اور کلچرل ٹائز ہیں, اور آپ نیوک بھی ہیں اسلامی دنیا کی واحد, اور آپ پر پہلے الزامات بھی لگتے رہے, آپ ڈبل کھیلتے رہے. آپ کے پاسداران انقلاب سے بھی تعلقات ہیں, ایران کی سول رجیم سے بھی تعلقات ہیں. اچھا, پھر یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ کہتے تو یہ نا کہ پاسداران انقلاب کنٹرول کرتے ہیں مکمل طور پہ, مگر ان میں بھی اتنی شرم ہے کہ انہوں نے فرنٹ پر عراقچی کو اور قالی باپ کو ہی رکھا ہوا ہے, چکبان کو جو صدر ہے. ان کا آرمی چیف آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, یا انقلاب کا پاسداران انقلاب کا کمانڈر جو ہے فرنٹ پہ نہیں دیکھا ہوگا جیسے آپ کے دکھایا جا رہا ہے. تو بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی سوسائٹی مکمل چیز ہے, اور یہ ایک سیٹلائٹ کلائنٹ اسٹیٹ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب جو بڑا پروپیگنڈا ہے وہ یہ ہے, اور یہ آئی ایس پی آر کے لوگ کر رہے ہیں, میں نام لے کے کہہ رہا ہوں, آئی ڈونٹ کیئر, کہ اب ہر صورت میں امریکہ تو واپس ہو جائے گا مڈل ایسٹ سے, اور مڈل ایسٹ ونرل ہو گیا ہے, فرجائل ہو گیا ہے, اسے تو سیکیورٹی کے مسئلے پڑ گئے ہیں, اور وہ پاکستانی فوج ہے. ابھی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یو اے ای بھی اور سعودی عرب بھی وہ دونوں پاکستانی فوج رکھ لیں گے. ان کے جو اختلافات ہیں جو بڑھ رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے ہیں, کہ یو اے ای جو ہے آج اوپیک سے بھی باہر نکل گیا. آپ نے سن لیا ہوگا جو آئل بیچنے والے ملکوں کی تنظیم ہے جس میں روس بھی شامل ہے, اور ایران سے اس کے تعلقات جو ہیں وہ اس نوبت پہ ہے کہ برک کا اجلاس ہو رہا ہے انڈیا میں. وہ برک جو امریکہ کے خلاف 40% دنیا کی اکانومی جمع ہو چکی ہے, جو ڈالر پیٹرو ڈالر کے خلاف کام کر رہے ہیں, جو یورو میں اور انڈین روپیز میں اور روبل میں اور مختلف کرنسیز میں جو ہے آئل بیچنا چاہتے ہیں, اور خرید رہے ہیں, بیچ رہے ہیں. بہرحال, اور پھر اگر ایران سے امریکہ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے ہیں اور ایرانی سروائیو کرتے ہیں, تو وہ اور امریکہ, آپ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب ناممکن ہے, مگر یہ فوری طور پہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا, اور ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے سارے پتے ختم ہو گئے ہیں, کیونکہ اب کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہرمس تو اس لیے بھی ہو سکتا ہے, لیکن جی اصول تو دنیا میں کوئی ہے نہیں. یہ ہم جیسے لوگوں کا رومانس تھا جمہوریت, اب سمجھ میں آ رہا ہے جب اپنی عمر گزار چکے کہ اگر جمہوریتیں لانی ہوتی پوری دنیا میں, جو ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس اور سیوک رائٹس اور ڈیموکریٹک رائٹس اور فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس, یہ ساری کہانیاں جو ہیں جنہیں پڑھ کر, اور سیکنڈ ورلڈ وار یا فرسٹ ورلڈ وار کے خاتمے کے بعد یہ مڈل ایسٹ پورا آزاد ہوا, آزاد کیا گیا, جس حد تک بھی مشروط آزاد کیا گیا تھا کہ چاہتے تو وہاں جمہوریت آ سکتی تھی نا, مگر اپنے اپنے مقاصد کے تحت ایک کنٹرول صورتحال میں رکھا گیا, ایک ایسے نظام رکھے گئے کہ ہل جل نہ سکے, کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہ لے سکے. تو دنیا کے معیارات ہیں جس پہ آج ہمارے ایک دوست ہیں MNA رہے اسلام
बाद में तो उन्होंने लिखा कि यू नो दैट माइट इज राइट। तो साथ में लिखा कि अगर और पढ़ इसको समझना है तो फूड चेन जो है ना, एक किताब है बच्चों की अमेरिकन बहुत मशहूर, जिसमें एक बच्चा मछली में पानी डालता है, पानी में मछली डालता है छोटी, उससे बड़ी मछली खा जाती है, उस बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली खा जाती है, उससे बड़ी मछली उससे बड़ी मछली को। और ये मतलब पावर के ऊपर भी एक पावर है, और जो सुपर पावर जिसे मसल कहते हैं अल्लाह, उसके बारे में किसी को नहीं पता। तो वो हमारे दोस्त का कहना था, जो साबिक मैंने है कि तुम मानो ना मानो सच्चाई तो यही है। तो मैंने कहा देखे मैं अभी मान लेता हूँ और मैं रोज जिक्र भी करता हूँ, मगर फिर आप नमाज पढ़ना छोड़ दें, अल्लाह का नाम लेना छोड़ दें, जिसने कुरान में भी हुक्म दिया और प्रॉफिट ने भी ये कहा कि इक्वलिटी होनी चाहिए, यकसा मसावत होनी चाहिए, और सब इंसान बराबर हैं, और सबके हुकूक बराबर के हैं, वसाइल बराबर तकसीम होने चाहिए, और खिलाफत राशिदा जो दिखाई जाती है उसके जो वाकयात है, मैं उसकी तफसील में तो नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा वो अफसाना करार दे दीजिए। तो कहने लगे कि देखें मसला ये है कि हम मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं, बिलीव तो करते हैं कि अल्लाह है और उसे मानते हैं, फिर एक प्रॉफिट भी है। तो मैंने कहा अगर ये मसला ऐसे ही है टोटल कि मुसलमान घरानों में पैदा हुए, तो फिर उन पे क्यों जो यहूदी पैदा हुए हैं उन पे क्यों एतराज, और तो दुनिया को अमन का हिस्सा बनने दे। और मगर ध्यान में रखे, इंसान जब पैदा सिपियन कहलाते हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। तब्दीली तो आई है ना, पहले की वहशत में और आज की वहशत में फर्क है, वो कि कायम है, बड़ी कहीं बढ़ी हुई भी नजर आती है। तो बहरहाल हम मौजू से निकलते हैं। देखिए मैंने कल कॉलम भी लिखा है कि ये जमहूरियतें इनका ढोल फट चुका है, और सबको नजर आता है कि मफादात की जंगें और हेनरी किसिंजर जो कहे वही दुरुस्त है कि ताकत और कुव्वत और जरूरत, स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजिक, यही मैटर करते हैं और यही उसूल तय करते हैं, बाकी कोई उसूल नहीं है। और दुनिया इसी पैटर्न पे है, मगर हमें यकीन है, ईमान है हमारा कि एक दिन बदलेगा सब कुछ। अगर खुदा है तो बदलेगा, और नेचर का जो अंदाज नजर आता है वो भी ये बताता है कि तब्दीली तो आती रहती है। और मशहूर अंग्रेजी का मुहावरा है ना कि देयर इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। तो इसी पर ईमान रखना चाहिए। मैं आखिर में आपको वो जजों के नाम बता देता हूँ, आप लोग एंजॉय करें, क्योंकि बोलना तो हमने किसी ने है नहीं, अगर बोलते तो हम यहाँ तक पहुंचते ही क्यों। देखिए जी, जो जिनका बताया गया है कि ट्रांसफर हुआ है, कि 5 जजों के नाम थे, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो। जहां तक मेरा ख्याल है खादिम हुसैन सुमरो इनको, और ये जो है अरबाब मोहम्मद ताहिर, इन दो को जो है पीपल्स पार्टी ने एतराज किया था तासुब के हवाले से कि अगर इनको ट्रांसफर किया तो तासुब का जाएगा कि बलूचिस्तान से एक सिंध से है और इनको इस्लामाबाद से भगा दिया गया। तो उनकी पीपल्स पार्टी की बात मान ली गई। और जो सबसे बड़ी खबर है आखिर में मैं आपसे शेयर करता चलूं, वो यह है कि ये पंजाब हाई कोर्ट में जो नए जजेस आने थे ना, वो फाइनल हो गए, और उसमें पीपल्स पार्टी को भी अच्छा खासा कोटा दिया गया है, मतलब कोटे में चूरन दिया गया है, और सबने आपस में बांट लिए हैं। ये पूरा करप्ट सिस्टम में ध्यान में रखें। अगर इन पार्टियों को अगर इजाजत मिल जाए तो ये वर्दियों से ज्यादा खतरनाक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो पूरा जुडिशरी सिस्टम नवाज शरीफ ने और जरदारी ने बेनजीर के दौर से कही है, मैं ऐसे जजों को भी जानता हूं जो पीपल्स पार्टी में थे और जज थे,
تو وہ اپنے جن گھروں میں کرائے پہ رہتے تھے ان کا کرایہ 10 سال نہیں دیا, مر گئے. اور وہ جمہوریتوں کے لمبردار تھے, آزادیوں کے متوالے تھے, جمہوریت آئین کے پاسبان تھے. امریکہ جیسے ملک میں آ کے لوگوں کو اکساتے تھے, گفتگو کرتے تھے اور کہتے تھے بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں. وہ رینٹ نہیں دیتے تھے. میں اس سے بڑی بات نہیں بتا سکتا. تو بات یہ ہے کہ ہم سب بنیادی طور پہ لالچی, خود غرض اور انتہائی کم ذہن کے لوگ ہیں. اس روشنی میں دیکھیں, یہ فوج ہو, یہ سیاست دان ہو, یہ سول بیوروکریسی ہو, یہ جو بھی ہے جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں یا آپ پہ کر رہے ہیں, یہ ہمارے ہی گھروں کے لوگ ہیں, ہمارا ہی حصہ ہے. ہمیں موقع نہیں لگا ہے, ورنہ ہم ان سے زیادہ ظالم ثابت ہوتے. کسی کا, امریکہ کو, یورپ کو, کسی کو بھی برا کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جا کے, آج تاریخی طور پہ دیکھ سکتے ہیں نا کہ جنہوں نے سر نہیں جھکایا, سر اٹھا کے کھڑے رہے, ان سے کوئی زبردستی نہیں کر سکا. انسانی تاریخ ایسے درجنوں واقعات سے بھری پڑی ہے. ہم دوسروں کو الزام دے کر اپنے آپ کو بری کرنا چاہتے ہیں. جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے, میں نے اپنے پچھلے دنوں کالم میں ذکر کیا کہ سب سے بڑا انکار پتہ ہے کیا ہے؟ اجتماعی طور پر عدم تعاون. یہ سول بیوروکریسی ہو, یہ سیاست دان ہو یا فوج ہو, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اگر ان کی ایک بڑی تعداد, یہ ڈپلومیٹس جو ہے ہمارے, اگر انہوں نے اوتھ لیے ہیں نا, آئین پاکستان کے تابع ہیں نا, اگر ان کو پتا ہو اور معلوم ہوا ہے انہیں, اور معلوم ہونا چاہیے کہ جن کو ہم فالو کر رہے ہیں, جو ہمیں آرڈر دیتے ہیں, وہ لیجیٹیمیٹ باڈی کا حصہ نہیں ہے, وہ آئین پاکستان کے عین مطابق آرڈر نہیں کرتے ہیں, انہیں انکار کر دے تو یہ ریاست ابھی پیروں میں گر پڑے گی. اس کی مثال ساؤتھ افریقہ سے بھی ملتی ہے, اس کی مثال فلپین سے بھی ملتی ہے, اس کی مثال چیکوسلواکیہ سے بھی ملتی ہے. تاریخ پڑھیں, ریسنٹ ہسٹری کی باتیں بتا رہا ہوں. اور ان کے مظالم پڑھنے ہو غیر آئینی حکم ماننے کی, تو جرمن نازیوں کی تاریخ پڑھیں. اس بیوروکریسی نے یہ کہا وہاں ظلم ڈھاتے ہوئے کہ ہم تو مجبور ہیں, تابع ہیں, مگر جب ٹرائل لگے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, ان کی یہ دلیل مانی نہیں گئی تھی, انہیں سزائیں دی گئی تھیں کہ حکم جعلی, غیر قانونی, غیر آئینی حکم ماننے والا بھی اتنا ہی بڑا کمینہ ہوتا ہے جتنا کہ حکم دینے والا. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک اجتماعی شعور نہیں آئے گا, جس کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں ہے, تو یہ عدالتیں بھی ایسے ہی ہوں گی. اور کب نہیں تھی, یہ تو وہ عدالتیں بھی ہیں نا کہ جنہوں نے مشرف سے کہا, چیف جسٹس آف پاکستان ارشاد حسن نے, کہ آپ 3 سال جو چاہے کریں, آئین کو جس طرح چاہے بدل دیں, اور آپ درست ہیں. ان کی تاریخ ہے نا, بھٹو کو پھانسی دی کیونکہ بھٹو بھی اسی راستے سے آئے تھے. بہرحال اس پروگرام کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوسری کسی پروگرام میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.